नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ट्राइबल्स, डिकूज एंड अ विजन ऑफ द गोल्डन एज। इसमें अब तक हमने पढ़ा ट्राइबल्स के बारे में, आदिवासियों के बारे में, किस तरह की आदिवासियाँ थी, क्या क्या जनजातीय समूह थे, वह क्या क्या काम करते थे और कैसे कैसे उनकी गतिविधियाँ थी। जैसे कि इसमें एक थी झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक हमने पढ़ा हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा हर्डर्स एंड रियरर्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा जो कि एक जगह खेती करते थे, सेटलमेंट कल्टीवेशन के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा द इफ़ेक्ट्स ऑन ट्राइबल्स ऑफ कॉलोनियल्स कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। उसके बाद अब वो असर क्या थे, जैसे कि आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। उसके बाद आपने पढ़ा वन कानून और उनके प्रभाव क्या पड़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन सब से द प्रॉब्लम विद द ट्रेड कि जो व्यापार था उसमें क्या समस्या आई, व्यापार की क्या समस्या हुई इस कॉलोनियल औपनिवेशिक कारण से। ड्यूरिंग द 19th century, tribal groups found that traders and moneylenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, मतलब कि जो वन में पैदा होता था उसको खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इट टुक ट्राइबल ग्रुप्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। और इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोवर्स। आओ एक केस देखते हैं, किसके लिए, रेशम उत्पादकों के लिए। किसके लिए, रेशम उत्पादकों के लिए। इन द 18th century, Indian silk was in demand in European markets. The fine quality of Indian silk was highly valued and exports from India increased rapidly। अब जो ये रेशम था तो रेशम के व्यापारी, जो ये रेशम था तो 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में बहुत भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स ट्राइड टू एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोथ डिमांड। और जो जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। भाई जब मुनाफा हो रहा था तो वे देखे ना मुनाफा कैसे बढ़ सकता है। तो इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा नील उत्पादन, नील से मुनाफा हो रहा था तो नील उत्पादन कराया। अब उनको लगा भाई नील बंद हो गया, अब क्या करें, चलो रेशम की डिमांड है, अब रेशम का उत्पादन बढ़ाते हैं। उसके लिए उन लोगों ने पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया। हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वाज एन एरिया। हजारीबाग जो कि आज झारखंड में है, वाज एन एरिया वेयर द संथल्स रियर्ड कैकून्स। यह वह जगह थी जिसके आसपास रहने वाले संथाल भी एक जनजाति है, ये रेशम के कीड़े पालते थे। कैकून्स रेशम के कीड़े। द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर agents who gave loans to the tribal people and collected the cocoons। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कर्सी कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। कर्सी कोषों जो कैकून्स होते हैं। दी ग्रोवर्स वर पेड ₹3 to ₹4, 3 या 4 रुपये उनको दिए जाते थे। किस लिए, हजारों कैकून्स के लिए, हजारों
कृमि कोशों के लिए, हजारों सिल्क के कीड़ों के लिए। These were then exported to Bardwan or Gaya, where they were sold at 5 times the price. The middlemen, so called because there is tilt between the exporter and silk growers, made huge profits. इसके बाद इन कर्मिकोशों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलिए, कौन है? बिचौलियों, मिडिलमैन को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। द सिल्क ग्रोवर अर्न वेरी लिटिल, बहुत कम फ़ायदा मिलता था। अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्रैवल ग्रुप्स सॉ द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज। अब स्वाभाविक था कि जो आदिवासी समुदाय थे वह बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। और भाई क्यों ना मानते, क्योंकि वह मेहनत इन आदिवासियों की, माल इन आदिवासियों का, सब कुछ इन आदिवासियों का, लेकिन मुनाफा बीच वाले को, बाजार को, इन सबको होता था। तो दिस सर्च ऑफ वर्क, काम की खोज क्या है? द सर्च ऑफ वर्क, काम की खोज या काम की तलाश। द plight of the tribals who had to go far away from their homes in search of work was even worse. काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब हो गई। क्यों? From the late 19th century, tea plantations started coming up and mining became an important industry. जैसे जैसे 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। क्या? चाय के बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। कौन? खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड। और कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों, या तो असम की चाय बागानों में, भाई असम में चाय बागान थे, या तो उनके लिए, या झारखंड की जो कोयला खदान थी उनमें काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती की जाने लगी। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हु पेड देम मिजरेबली लो वेजेस एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम। ये ठेकेदार जो थे यह इन लोगों की भर्ती किया करते थे। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, वह उनको मजदूरी बहुत कम देते थे, बल्कि वह उन्हें घर जाने से भी रोकते थे। वह उन्हें घर पर भी नहीं जाने देते थे। ये देखिए, यह एक पिक्चर है किसकी? कोल माइंस ऑफ बिहार। बिहार की कोल की जो कोयला है, कोयला खदानों की पिक्चर है। कब की? 1948 की। In the 2090s, about 50% of the miners in the Jharia और रानीगंज coal mines of Bihar were tribals. 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% आदिवासी होते थे। Work deep down in the dark and suffocating mines was not only back-breaking and dangerous, it was often literally killing. In 1920s, over 2,000 workers died every year in the coal mines in India. अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था, बल्कि यह खतरनाक भी था। यह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। एक क्लोजर लुक, नज़दीक से देखते हैं, आइए। थ्रू द 19th and 20th centuries, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws, the restrictions on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and money lenders. तो 19वीं सदी में क्या होता है
19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों और अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। दी कोल्स रिबेल्ड इन 1831 एंड 32। 1831 और 32 में कोल आदिवासियों ने बगावत की। संथाल्स रोज इन रिवोल्ट 1855। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कोल्स ने 1831 और 32 में बगावत की। 1855 में किसने की? संथालों ने की। एंड द ब्रास्टर रिबेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910। और 1910 में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ। और उसके बाद द वर्ली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940। और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वाज वन सच मूवमेंट। और बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का ही विद्रोह था। वह भी इसी तरह का विद्रोह था। तो अब कौन सा पढ़ते हैं? बिरसा मुंडा के बारे में। Birsa was born in the mid-1870s, the son of a poor father. He grew up around the forest of Bhonda, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local akhada. Forced by property, his father had to move from place to place looking for work. बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराने में, बांसुरी बजाने में, वहाँ के लोकल अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। एज एन एडोलसेंट बिरसा हर्ड tales of the Munda uprisings of the past and saw the Sardars, leaders of the community, urging the people to revolt. लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को, जिनको मुखिया भी कहते हैं, विद्रोह का आह्वान करते देखा था। They talked of a golden age when the Mundas had been free for the oppression of Dikus and said there would be a time when the ancestral right the community should be restored. बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग डिकियों के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उन्हें समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। They saw themselves as the descendants of the original settlers of the region fighting for their land, मुल्क की लड़ाई, reminding people of the need to win back their kingdom. वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई, जिसको कि वे मुल्क की लड़ाई कहते थे, लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। क्या करना है? साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा went to the local missionary school and listened to the sermons of missionaries. बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरीज के उपदेश सुनने का मौका मिला। There too he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost right. वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। This would be possible if they became good Christian and give up their bad practices. Later Birsa also spent some time in the company of a prominent Vaishnav preacher. He wore the sacred thread
and begin to make the importance of purity and piety. प्योरिटी एंड पाइटी। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ भी धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। प्योरिटी, शुद्धता, पाइटी, दया पर भी जोर देने लगे। Birsa was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in his growing up years. बिरसा अपनी किशोरावस्था में जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। His movement was aimed at reforming tribal society. उनका जो आंदोलन था, समाज को सुधारने का आंदोलन था। उनका आंदोलन क्या था? समाज को सुधारने का आंदोलन था। He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village and stop believing in witchcraft and sorcery. उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। विचक्राफ्ट, डायन, सोर्सरी, जादू टोना। But we must remember that Birsa also turned against missionaries and Hindu landlords. He saw them as outside forces that were running the Munda way of life. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे चलकर बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। क्यों? वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। In 1895 में बिरसा urged his followers to recover their glorious past. He talked of a golden age in the past, a Satyug, the age of truth, when Mundas lived a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living. 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे ही सुवर्ण युग, जिसको कि सतयुग कहा गया है, की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। पेट पालने के लिए खेती करते थे। They did not kill their brethren and relatives. They did not kill their brethren and relatives. They lived honestly. उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों, ब्रेदरन, बिरादरी के लोगों को और रिश्तेदारों का खून नहीं करते थे या नहीं बहाते थे। They lived honestly. वे बड़ी ईमानदारी से अपना जीवन जीते थे। बिरसा also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their field. बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करना शुरू कर दें। What worried British officials most was the political aim of the Birsa movement, for it wanted to drive out missionaries, moneylenders. अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदी भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडराज स्थापित करना चाहता था। The movement identified all these forces as the cause of the misery the Mundas were suffering. यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। वह कष्टों का स्रोत मानता था। The land policies of the British were destroying their traditional land system. अंग्रेजों की भूनीतियों, लैंड सिस्टम या लैंड पॉलिसीज, भूनीतियों
उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनीलैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिसाइडेड टू एक्ट। दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895, convicted him on charges of rioting and jailed him for 2 years। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। When Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravana, Dikus and the Europeans and establish a kingdom under his leadership। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए रोज पीपल ROUSE उकसाना, परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों किसको कहा गया है, दिकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा's followers began targeting the symbols of दिकू and European power। बिरसा के अनुयायी दिकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। They attacked police stations and churches and raided the property of moneylenders and zamindars। They raised the white flag as a symbol of बिरसा राज। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक माना जाने लगा, यह प्रतीक बन गया। In 1900 बिरसा डाइड ऑफ कोलेरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। However, the movement was significant in at least 2 ways। First, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribals could not be easily taken over by Dikus। Second, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule। They did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggle। यह जो आंदोलन था यह 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जिनके लिए दिकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर 4। यह था हमारा चैप्टर 4। एल्सवेयर भी पढ़ लेते हैं, अन्यत्र किसी और जगह। वाई डू वी नीड कैश, हमें नकदी की क्या ज़रूरत। देयर आर मैनी रीजन्स वाई ट्राइबल एंड अदर सोशल ग्रुप्स often don't wish to produce for the market। This tribal song from Papua New Guinea gives us a glimpse of how the tribals there viewed the market। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्राय बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते। पपुआ न्यू गिनी के इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहाँ के आदिवासी बाजार को किस तरह देखते हैं। वे कहते हैं, वी से cash is unsatisfactory trash, it won't keep off rain and it gives one pain।
कहते हैं नकदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफ़ें। सो वाई शुड आई वर्क माई गट्स फ्रॉम कोकोनट ट्रीज फॉर दीज गवर्नमेंट मट्स। तो फिर इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश में काम करूं, क्यों मैं चढ़ूं नारियल के पेड़ पर। कैश क्रॉपिंग इज ऑल वेरी वेल इफ यू हैव गोट समथिंग टू सेल, बट टेल मी सर वाई इफ देयर इज नथिंग टू बाय शुड आई बोदर। तो है नकदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताएं अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता करूं क्यों। तो ये पाया गया था कोहेन क्लार्क एवं हाउसवेल द इकोनॉमी ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के उद्धत एवं गीत पर आधारित। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है और इसको अच्छे से पढ़ना और समझना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक्सरसाइज ध्यान से देखिए, नोट कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में नए मैटर के साथ।